वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चुनाव अब समाप्ति के मुहाने पर है। जी हां, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि 7वें चरण के चुनाव में बिहार में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, और 7वें चरण के चुनाव समाप्त होते ही अगर हम ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो कौन पड़ेगा भारी, किसका पलड़ा होगा भारी, 2019 की तुलना में ये चुनाव कैसे है अलग, और तेजस्वी यादव का क्या दिखा है जलवा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जवाब निश्चित तौर पर 4 तारीख को मिलेंगे। लेकिन तब तक लोगों के भीतर एक उत्सुकता जरूर है कि आखिरकार बिहार में चुनाव किस करवट बैठने जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि बिहार में अच्छा खासा नुकसान तेजस्वी यादव एनडीए को देने वाले हैं। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या आरजेडी जिस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त है कि आरजेडी बहुत बेहतर करने जा रही है, अंदर खाने भी आरजेडी कह रही है कि मामला 50-50 का हो चुका है। दरअसल मामला किस तरह का हो चुका है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ मेहमान जोड़ने वाले हैं जिनसे हम शुरू करेंगे बिहार की ओवरऑल सियासत के बारे में चर्चा। की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं, और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी, और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं, और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। दरअसल तेजस्वी यादव फिर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और पलटी मारने की वजह यह होगी कि नीतीश कुमार की सीटें कम आएंगी, और जब सीटें कम आएंगी तो नीतीश कुमार किस तरह का आरोप लगाएंगे, इस तरह का इशारा तेजस्वी यादव साफ कर रहे हैं। लेकिन सीटें कम क्यों आएंगी, कितनी कम आएंगी, आएंगी भी तो कितनी कम आएंगी, तेजस्वी यादव के बातों का आधार क्या है, और बिहार के 7वें चरण में किसकी स्थिति मजबूत है, ओवरऑल किसका पलड़ा भारी है, 2019 की तुलना में एनडीए कितना कम सीट जीत सकता है, या एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जोड़ रहे हैं मेहमान, जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी, पहले मैं 7वें चरण की बात कर लेता हूं, और खास तौर पर 7वें चरण की बात करने से पहले तेजस्वी यादव के बयान पर चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि उनका बयान कुछ वैसे सेफोलॉजिस्ट, पुराने जर्नलिस्ट के बयानों के आधार पर दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं एनडीए को। क्या आपको लगता है कि बिहार में एनडीए को करारी चोट पहुंचाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव? 2019 की तुलना में एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है आपको, और नुकसान होता दिख भी रहा है तो कितनी सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, कम से कम लमसम क्या दिखाई पड़ रहा है, जरा आप इसके बारे में बता दें। पंकज जी, देखिए ये बात तो क्लियर है कि न 14 और 19 वाली स्थिति नहीं है बिहार।
और जिस प्रकार से वोटिंग हुई है और जिस प्रकार से प्रचार हुआ है, एग्रेसिव प्रचार खासकर तेजस्वी यादव की तरफ से हुआ है, और मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है पंकज जी, यदि इसमें कांग्रेस का और साथ मिल जाता, देखिए मुझे आश्चर्य लगता है कि राहुल गांधी भागलपुर जाते हैं, उसके बाद समस्तीपुर, आप बेतिया देखिए, तमाम ऐसे सीट देखिए, किशनगंज, तमाम ऐसे सीट देखिए जहां कांग्रेस फाइट में थी, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता प्रचार करने नहीं आए। बेतिया में देखिए मदन मोहन तिवारी फाइट में है, आप लोग के पास भी रिपोर्ट होगा, क्लोज फाइट है वहां। मदन मोहन तिवारी को अकेले छोड़ दिया गया बेचारे को चुनाव लड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जिस दिन नॉमिनेशन कराने जाते हैं उसके बाद वो कोई प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, या कोई बड़ा नेता प्रदेश से या राष्ट्रीय लेवल से कोई नेता नहीं जाता प्रचार करने। उसके बावजूद भी सीमित संसाधन में वो व्यक्ति फाइट में है। यदि राहुल गांधी समस्तीपुर, बेतिया, किशनगंज जाते तो स्थिति और बेहतर होती। तो मेरे कहने का अर्थ, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया पंकज जी कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ यदि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ती तो 50 क्या इससे अधिक सीटें आने की संभावना कई जगह, सीतामढ़ी में देख लीजिए, सीतामढ़ी में जिस प्रकार से आगरा पिछड़ा हो गया है, आप 6.5 लाख ही वहां पे मुस्लिम और यादव है, यदि उसका 56-57% निकाल लीजिए तो 3-3.25 लाख ये हो गया। और कुशवाहा और क्या कहते हैं वेस्ट में यदि 1.25 लाख 1.5 लाख भी यदि सेंध लगा दिए अर्जुन राय, टोटल में से 1.25 लाख भी तो 5 लाख का चंक बनता है। 9.5 लाख वोटिंग हुई है, 5 लाख अर्जुन राय को, तो सीट तो ऐसे ही डिक्लेयर है। ऐसे तमाम सीटें हैं जहां सामाजिक समीकरण की जो गोटियां जिस प्रकार से लालू यादव ने बैठाया है उसका नुकसान एनडीए को हो रहा है। इस बार कोई इमोशनल मुद्दे नहीं है, कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। और एक बात तो आपको मानना होगा, या हम जितने पैनलिस्ट हैं इस बात को समझते हैं, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध पर्सनली कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनके जो सांसद हैं उनके विरुद्ध जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो इन जितने एंटी इनकम्बेंसी वाले सांसद हैं, मोदी जी अपने लोकप्रियता से कितना कम कर पाते हैं ये देखना होगा। और सबसे बड़ा सिरदर्द वोटिंग परसेंटेज को लेकर है। लेकिन एनडीए के लिए एक प्लस पॉइंट मैं जहां तक समझता हूं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज के बाद आप पंकज जी एनालिसिस कीजिए, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज और सेवेंथ फेज तक महिला वोटिंग पुरुष के तुलना में महिला के जो वोटिंग परसेंटेज है करीब हर फेज में 8%, 10%, 11% का डिफरेंसेज है। और महिला वोटिंग का बढ़ने का अर्थ ये है 5 किलो अनाज, शराबबंदी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार और एनडीए के प्रति है। तो क्या यह 10%, 12% का जो चंक डिफरेंसेज है, क्या कोई गुल खिला सकता है उन सीटों पे जहां मार्जिन कम होगा? तो ये तमाम बिंदु हैं, लेकिन ये बात मैं आपसे सहमत हूं, 14 और 19 वाली स्थिति नहीं है। और मुझे लगता है कि 12 से 15 ऐसे सीट हैं जहां एकदम क्लोज फाइट है, कुछ भी नतीजे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ये बात कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां तक सवाल है महिला वोटरों की भागीदारी का, वो ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद हर 3-4 सीटों पर अलग तरह की रणनीति बनाए हैं, वो किस हद तक कारगर होता है। लेकिन इन सब के बीच क्या हम इस चीज़ को दरकिनार कर दे सकते हैं कि जो कभी लालू प्रसाद यादव का जिन्न हुआ करता था, जिसको वो जिन्न कहते थे, वो अब मोदी और नीतीश के साथ जुड़ चुका है? क्या वो वोटर्स भले ही चुप रहता हो, पर क्या उसका प्रभाव नहीं दिखेगा? जिस तरीके से हो हल्ला मच रहा है, क्योंकि मुझे याद है 2019 के पहले भी इस तरह का माहौल बनता था कि इतना नुकसान हो रहा है, नीतीश कुमार की सभा में 3000 लोग नहीं आ रहे हैं। मैं भी बोचहा कवर कर रहा था 2019 में, नीतीश कुमार की सभा में लोग उतने दिखाई नहीं पड़ रहे थे और इसकी चर्चा बड़ी तेज होती थी। और जब परिणाम आया तो समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। इसलिए विनय कुमार जी, जिस तरीके से कई सेफोलॉजिस्ट, कई जर्नलिस्ट बहुत जोर शोर से कह रहे हैं, बहुत जोरदार धक्का दे रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को, क्या बिहार में जनता प्रधानमंत्री कोई और चुनना चाह रही है? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बिहार में?
देखिए, सबसे बड़ी बात जो बिहार में है कि बिहार में आरजेडी को खोना कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। वो तो शून्य से शुरू कर रहा है। तो जो भी सीटें अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो वो तेजस्वी यादव की उपलब्धि मानी जाएगी। अगर 2 सीट जीते तब भी उपलब्धि, 1 सीट जीते तब भी उपलब्धि, 5 सीट जीते तब भी उपलब्धि। इसलिए ये तय है कि तेजस्वी यादव को इस बार उपलब्धि मिलेगी, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरी बात, जो ये चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जा रहा है। और जैसा कि अन्य पैनलिस्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ता है, उनके खिलाफ जनता में कोई उस तरह की बात है नहीं। आज भी लोग मोदी को चाहते हैं, क्योंकि लगता है लोगों को कि मोदी ने अच्छा काम किया, गरीब गुरबे के लिए काम किया, इसलिए मोदी के प्रति सिंपैथी है। और डीबीटी के माध्यम से जो मोदी कहते हैं कि हमने 38,000 करोड़ रुपया दिया इस देश में, और अगर जिस तरह से राजीव गांधी कहते थे कि अगर 100 रुपया आता है तो 15 पैसा पहुंचता है, बिहार में ही शेखपुरा की रैली में ये बात राहुल गांधी ने कहा था। उस समय के कद्दावर नेता हुआ करते थे जो उन्होंने कार्यक्रम में राहुल गांधी को राजीव गांधी को लाने का काम किया था शेखपुरा, और वही उन्होंने ये बात कही थी। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 38,000 करोड़ में से 28,000 करोड़ तो बिचौलिए के पास चला जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के कारण ये सारा का सारा 38,000 करोड़ रुपया जो सादा का सादा जो जिनको जाना चाहिए उनके पॉकेट में गया, उनके बैंक खाते में गया। तो इसके कारण कहीं न कहीं मोदी के प्रति एक मन में, लोगों के मन में श्रद्धा का भाव है। लगता है लोगों को मोदी ईमानदारी से काम करने वाले नेता है। लेकिन जो विधायक, जो सांसद है, उनके खिलाफ नाराजगी है। उनसे जितनी अपेक्षाएं लोग कर रहे थे उतनी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, और कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार में जो तेजस्वी यादव कुछ दिन तक सरकार में रहे, और याद होगा आपको 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार को एक मुद्दा बनाया था, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था, और उसके कारण उनके पक्ष में युवा बड़ी संख्या में गोलबंद हुए थे। और उसका कारण था कि तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनने में वो युवा सहायक बने। युवाओं को एक उम्मीद था कि तेजस्वी यादव हमारे लिए कुछ करेंगे। और जब नीतीश कुमार की सरकार में जब वो उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार नौकरी दे रहे थे, तो नौकरी तो नीतीश कुमार दे रहे थे मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन जनता में क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिला। आज भी आप बिहार के गांवों में जाएंगे, चाहे किसी जाति धर्म के लोग, वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया। और वैसे युवाओं को लगता है कि तेजस्वी अगर फिर बनेंगे तो हमको नौकरी मिल सकती है। राजनीति में क्या है कि राजनीति में धारणाओं, परसेप्शन का खेल है। अगर किसी के बारे में परसेप्शन बन जाता है अच्छा तो अच्छा, खराब अगर परसेप्शन किसी वजह से बन गया तो खराब। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे, अगर कोई खलनायक है तो उनके बारे में आम लोगों का वही परसेप्शन रहता है कि इनका चरित्र खलनायक का है। चाहे उनके जीवन में अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो खलनायक से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं होता है, वो बड़े सादे सरल आदमी होते हैं। लेकिन आम पब्लिक में देखिएगा उसको वही डैनी का अगर वही स्वरूप लगेगा, अमजद खां का वही स्वरूप लगेगा। तो फिल्मों की तरह यहाँ भी राजनीति में नहीं, तो वो स्वरूप तो लालू प्रसाद को लेकर के बदल रहा है ना। लालू जी जिस स्वरूप की वजह से पिछले कुछ सालों से सत्ता में नहीं है और उनको सजा याफ्ता बोला गया, बहुत तरह की बात बोली गई, लेकिन अब इस चुनाव में कहा जा रहा है कि उनका वो स्वरूप बदलता जा रहा है। ऋषि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 7वें चरण के चुनाव में आपको लालू जी पर हम जवाब दे देते। जी लालू जी पर जरा जवाब देते। देखिए, लालू जी क्या है कि बिहार के एक वर्ग में आज भी बहुत लोकप्रिय, और लालू जी तो कभी कभी अगर आप एक 1 to 1 बात करिएगा तो वो तो आपसे कहेंगे भी कि भाई
खास करके ऊंची जाति के लोगों के पत्रकारों से कहते भी हमने कुछ बिगाड़ा, हम तो केवल मुंह से बोलते थे, बिगाड़ने का काम तो नीतीश कुमार ने किया। ये बात वो एकांत में अगर बैठिएगा तो डिटेल हम तो, क्योंकि डिबेट विषय है, हम बाद में कभी आपसे चर्चा होगी तो हम बताएंगे, क्योंकि कई बार हमको मिलने का मौका मिला, यहाँ भी रांची में भी जेल में एक आध बार गए थे उनसे मुलाकात करने, कभी कई नेता के साथ भी जाने का मौका मिला, जब वो चारा घोटाला में बंद थे तो देवगौड़ा जी के साथ भी हमको जाने का मौका मिला था बेउरजोर। तो वो ये बातें कहते हैं। तो लालू जी एक वर्ग में जो है, खास करके गरीबों में, पिछड़ों में, आप देखिए ना बिहार और झारखंड का परिवेश देखिए, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश का परिवेश देखिए, जहां आज अखिलेश के साथ यादव और मुसलमान है, पिछड़ी जाति के लोग नहीं। वहीं बिहार की अगर राजनीति को आप देखिएगा तो आज भी यादव मुसलमान के साथ, लालू के साथ पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्योंकि लालू यादव पिछड़ों को और दलितों को जोड़ने की बात बराबर करते रहे, और एक वर्ग में वो आज भी लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता में जेल जाने से, सजा याफ्ता होने से उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं। और इस बार के चुनाव में तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया कि उन्होंने भूमिहारों को टिकट दे दिया, उन्होंने कुशवाहा को टिकट दे दिया, और ये टिकट देना मुझे लगता है कि आरजेडी के बेस वोट को बढ़ा दी है। चलिए, संजय कुमार जी भी जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय। मेरा सीधा सा सवाल है, क्योंकि चुनाव समाप्ति की ओर है, 7वें चरण के चुनाव के बारे में हम लोग कई दिन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो 7वें चरण के चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव है, जिसमें काराकाट है, जहानाबाद है, बक्सर है। इन 3 सीटों के अलावा जहानाबाद में आरजेडी को साफ बढ़त दिखाई पड़ता है मेरे हिसाब से। काराकाट सीट फंसा हुआ है, कोई जीत सकता है, और जहां तक बक्सर का सवाल है, कोई जीत सकता है। उसके अलावा भी आप क्या बक्सर, सासाराम, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी, आरा, इन 5 सीटों पर क्या आप एनडीए के सामने मुश्किलें देख पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है? देखिए, जैसे जो समीकरण है उसमें 3 सीटों पर सीपीआई-एमएल लड़ रही है और 2 सीटों पर ये लड़ रही है आरजेडी, सॉरी। और उसके बाद अगर समीकरण की बात, अगर आप आमने सामने की लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो उस स्थिति में पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, इसमें बहुत कुछ हमको नहीं लग रहा है कि जिसमें लड़ाई में चीजें फंसी हुई। रविशंकर प्रसाद को एज मिलते हुए दिख रहा है। कल विनय जी बता रहे थे कि अंशुल अभिजीत यहीं के हैं, उनकी दादी मंत्री रही हैं, उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, माँ मीरा कुमार हैं, बिल्कुल सब कुछ है। लेकिन पटना साहिब के जन सरोकार से उनके कोई रिश्ते बहुत नहीं रहे हैं। तो एनडीए का एक माना जाता है एज मिलते हुए। अब वैसे कंटेस्ट में तो परिणाम किसी के पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन रविशंकर प्रसाद के पक्ष में एज मिलते हुए पटना साहिब में दिख रहा है। रह गई बात पाटलिपुत्रा की, तो कल भी हम लोगों ने बात की थी, आज भी मैं बता रहा हूं कि पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव सहज हैं, सुलभ हैं, और इनकी स्वीकारिता हर जगह है। कोई एक ऐसा नहीं है कि एक उन्मादी टाइप का एक गोलबंदी बनती है और उसी गोलबंदी की धारा में परिणाम ये दे पाते हैं। इनकी सरलता, इनकी सुलभता ही इनको जीत में कहीं ना कहीं से मदद करती है। तो संजोग है कि ये जो पाटलिपुत्रा है, इसमें दोनों कैंडिडेट यादव जाति से हैं। निशा भारती लालू प्रसाद जी की पुत्री हैं, रामकृपाल यादव कभी लालू प्रसाद जी के खासम खास होते थे, एनडीए सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो रामकृपाल यादव और निशा भारती के बीच में लड़ाई है, लेकिन भीतरघात जो चल रहा है, कल भी हम लोगों ने बात की थी, वो भीतरघात का असर है। और वो भीतरघात में मैंने चर्चा की थी कि रितलाल यादव उदासीन हो गए हैं, भाई वीरेंद्र बहुत मुखर नहीं है, क्योंकि लगता है कि अगर बार बार निशा भारती चुनाव हार रही हैं, फिर भी उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, फिर भी उनको टिकट दे दिया जाता है, इसलिए कि वो लालू प्रसाद की पुत्री है।
ये बात मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। आरा एक सीट है जहां पर चुनाव है, आरा में आरके सिंह का काम बोलता है, माले वहां से चुनाव लड़ रहा है, तो आरा में अगर आरके सिंह का काम अगर बोल रहा है तो मैं समझता हूं कि उनको एज मिलते हुए दिख रहा है। नालंदा नीतीश कुमार जी की सीट है, माना जाता है, कल भी वह नालंदा में गए थे और उन्होंने जो भाषण किया उसमें यही कहा, याद है ना आपके लिए हमने क्या क्या किया है। संदीप सौरभ सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट हैं, वो पालीगंज से विधायक भी हैं। अब संदीप सौरभ एक अपना समीकरण वो बना रहे हैं और वामपंथियों का गढ़ कभी नालंदा हुआ करता था, लेफ्ट के लोग वहां से जीतते रहे, लेकिन उस गढ़ को नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने कमजोर किया और कमजोर कर करके नालंदा में जिसको भी ये उम्मीदवार बनाते हैं, चाहे वो जौहर साहब को चुनाव लड़ाने गए, चाहे खुद चुनाव लड़े, चाहे कौशलेंद्र जी को उम्मीदवार बना रहे हैं, परिणाम इनके हिस्से में आता है। तो पटना का दोनों सीट, आरा की सीट और नालंदा की सीट, ये जो सीट है इसमें एनडीए को एज मिलते हुए दिख रहा है। सासाराम में क्या है? सासाराम में क्या है? हाँ, सासाराम में भी जो है उसमें एनडीए को ही एज मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि एनडीए ने जो छेदी पासवान से गुस्सा था, छेदी पासवान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए ही उन्होंने दोहराया है। और संजोग और प्रयोग देखिए कि जो पिछली बार इनके अपोनेंट्स थे उन्हीं को एनडीए ने इस बार कैंडिडेट बनाया, जो प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरपुर में किया है। तो सासाराम में भी इनकी स्थिति अच्छी दिख रही है। 5 जगहों पर मेरी जो अपनी समझ है उसमें एनडीए को एज मिलते हुए बाहर से दिख रहा है। हम लोग तो सैंपल सर्वे की ही बात करेंगे, साइलेंट मतदाता क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। वो विनय जी कहते हैं ना कि बाहर में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, लेकिन जब बूथ के अंदर जाते हैं बटन दबाने के पहले ईवीएम पर जाता है ध्यान, और फिर जो वेलफेयर के स्कीम्स हैं वो उनके दिमाग में आने लगते हैं, और जब वेलफेयर के स्कीम्स आने लगते हैं तो लगता है कि नहीं चलो क्यों ना हम एनडीए को ही मौका दें। तो ये सारी चीजें तो होगी, 4 जून को हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बाहरी तौर पर दिख रहा है, इन 5 सीटों पर एज मिलते हुए एनडीए को दिख रहा है। एनडीए को दिख रहा है। अगर हम ऋषि जी आपसे पूछें, ये तो 7वें चरण की बात हो गई, काराकाट फंसा हुआ है, कहा जा रहा है कि तेजी से पवन सिंह का ग्राफ गिर रहा है। अगर पवन सिंह 50,000 के आसपास आ जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा निकल सकते हैं। पवन सिंह अगर लाख के आसपास रहेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत हो जाएगी। एनडीए ने पूरी ताकत वहां पर लगाई हुई है। तो काराकाट के बारे में यह कहा जा रहा है। और जहां तक जहानाबाद का सवाल है, जहानाबाद को लेकर के कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव को बढ़त है। वजह यह है कि जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो भी मजबूत हैं और लाख से ज्यादा वोट लाने जा रहे हैं। और अगर लाख से ज्यादा वोट लाते हैं तो सुरेंद्र यादव जीतेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी चंदेश्वर चंद्रवंशी 1700-1800 वोट से जीत पाए थे। पर अब एक चर्चा बिहार को लेकर के बहुत आम हो चुकी है, और वो चर्चा ये है कि इस बार जो है एनडीए को करारी चोट पहुंचा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कितना चोट पहुंचाएंगे? अगर हम 7 चरण की बात करें, पहले से लेकर के 7 चरण की बात करें, तो आप मोटा मोटी तेजस्वी यादव को कितने सीटों पर जीतता देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, आप भी पैन बिहार घुमा है और हम लोगों से अधिक अनुभव है आपको, क्योंकि आप ग्राउंड पे गए हैं। मुझे लगता है कि 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां ये कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकता है कि हम जीत ही रहे हैं या मार्जिन क्या होगा। और संजय जी के बात से मैं थोड़ा भी सहमत नहीं हूं कि एंटी इनकम्बेंसी किसी खास उम्मीदवार के विरुद्ध है। आप बता दीजिए 40 लोकसभा क्षेत्र में जो सिटिंग एमपी हैं, कौन से ऐसे उम्मीदवार है जिनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? सिर्फ छेदी पासवान और बक्सर में बेचारे बाबा को बलि का बकरा बना दिया गया अश्विनी चौबे के विरुद्ध। आप बताइए ना, क्या कहते हैं, जो ये नित्यानंद राय उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, उनका टिकट क्यों नहीं काटा गया? मधुबनी में अशोक यादव है, उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, उनका टिकट क्यों नहीं काटा गया? एंटी इनकम्बेंसी तो सबके विरुद्ध है। ये तमाम नेता, आज देखिए भारतीय राजनीति में एक पक्ष जो है सेंट्रिक हो गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, मोदी के नाम पे जो भी वोट मिल रहा है या जितने
लायक वोट मिल रहा है या क्लोज फाइट में जो भी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार है ड्यू टू नरेंद्र मोदी है। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि ये कुछ खास उम्मीदवार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी थे इसलिए नुकसान हो रहा था, टिकट काट दिया गया। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पंकज जी, आपके दूसरा सवाल आपने काराकाट को लेकर किया, उस पर भी मेरा मतांतर है। एनडीए बिल्कुल एकजुट नहीं है। आप प्रधानमंत्री के काराकाट में दिए गए भाषण को डिकोड कीजिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? जिताऊ उम्मीदवार को वोट कीजिए। ये कभी नहीं कहा कि जो निर्दलीय हमारे पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह को वोट मत दीजिएगा। यदि प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में मुझे लग रहा है आप इसको ज्यादा डिकोड कर रहे हैं ऋषि जी। इतना डिकोड करने की जरूरत नहीं है। इतना डिकोड करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जैसा बड़ा व्यक्तित्व अब एक पवन सिंह का नाम लेने लगे तो पवन सिंह रातों रात बहुत बड़े हो जाते। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है इस इस बात को आप वो कहते हैं ना, रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस। इतना डिकोड मत करिए कि फिर जो है समझदारी पे ही प्रश्न उठने लगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा, वही बात आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अरे भाई पवन सिंह जीतेंगे तो नहीं, तो पवन सिंह के पीछे मत जाइए। लेकिन पवन सिंह का उन्होंने नाम नहीं लिया। जिताऊ उम्मीदवार को अपना वोट खराब मत करिए। आप ज्यादा वोट करिएगा तो पवन सिंह हरवा दे सकते हैं, उससे आपको क्या फायदा होगा? सीपीआई-एमएल जीत जाएगा। प्रधानमंत्री के कहने का यह मतलब था। अब आप आगे बोल सकते हैं। मुझे लगता है विनय जी भी मेरी बातों से सहमत होंगे। पंकज जी देखिए, चलिए हम आपकी इस बात से सहमत हैं। ऋषि जी एक मिनट। देखिए क्या है कि पंकज जी राजनीतिज्ञ होते हैं या पत्रकार होते हैं, अपने अपने ढंग से चीजों को तय करते हैं। अब देखिए जहानाबाद में एक नारा चल रहा है प्रधानमंत्री के सम्मान में अरुण कुमार मैदान में। अब लीजिए, प्रधानमंत्री का भी सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं अरुण कुमार मैदान में। एक और वहां चल रहा है अभी जहानाबाद में कि अरुण कुमार के मित्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसलिए प्रचार करने नहीं आए। तो नेता का क्या होता है कि वो अपने से और पत्रकार के साथ ये दिक्कत है कि अपने से अपने मन अनुकूल चीजों को गढ़ने का काम करता है। हो सकता है प्रधानमंत्री की व्यस्तता या अमित शाह की व्यस्तता के कारण जहानाबाद प्रोग्राम नहीं लगा, लेकिन अरुण जी के समर्थक है, अरुण कुमार के समर्थक इस चीज को बहुत तेजी से कर रहे हैं कि अरुण कुमार के चलते नहीं आए प्रचार करने के लिए। विनय जी, राजनीति में नैरेटिव सेट किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, हो सकता है मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन नैरेटिव का बड़ा फर्क पड़ता है। यदि अरुण बाबू ऐसे नैरेटिव को बुनाने में सफल रहे तो फिर क्या होगा? चंद्रवंशी जी का काराकाट में पंकज जी ने हमारे बात को काट दिया। लेकिन पंकज जी ये बता दे, बिहार प्रदेश के किसी नेता ने पवन सिंह के लिए कुछ ऐसा कहा है, आलोचनात्मक कुछ बयान दिया है कि ये पार्टी से बगावत? अरे भाई, जब पार्टी से निकाल दिया तो आलोचनात्मक बयान अब कैसा खोजते हैं आप? अरे उसका इसका दूसरा पक्ष भी है ऋषि जी कि अगर पवन सिंह के खिलाफ ज्यादा आलोचनात्मक बयान देंगे तो आप एक समाज को अपने खिलाफ कर लेंगे। ये इस बात का अब आप ये बताइए कि पंकज जी एक और भी तरीका होता है कि बिना इग्नोर भी करने का एक तरीका होता है। मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है कि भाई जिसको आप पसंद नहीं करते उसको इग्नोर करिए, उसकी चर्चा मत करिए। तो ये भी एक शैली है काटने के लिए। नहीं, मैं आपसे ऋषि जी सीधा जवाब चाहूंगा। कितनी सीटों पर आप लड़ाई देख रहे हैं और आरजेडी को आप कितनी सीटें देना चाहेंगे? मैं सीधा एक आकलन पूछ रहा हूं। देखिए, हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन हम लोगों ने फील्ड में काम किया, वहां पर गए। कई बार हम लोग गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं हम लोग पढ़ नहीं पाते माहौल क्या है, क्योंकि जहां 19 लाख वोटर हो वहां पर एग्जैक्टली पढ़ लेना, खासतौर पर जहां जीत और हार 50,000 से होगा, 70,000 से होगा, वहां पर जीत और हार एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप स्थिति क्या देख पा रहे हैं बिहार में? आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं। अब एक लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। हर एक विधानसभा का अलग मूड होता है, अलग समीकरण होता है, उसको रीड करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि
करीब करीब 20 ऐसे सीट हैं बिहार में जहां दम क्लोज फाइट है, और 20 सीट में मुझे लगता है कि 12 से 15 सीटें गठबंधन निकालने की स्थिति में है। और मुझे विनय लगता है कि ये टैली चलिए, 12 से 15 के आपने आसपास आपने रह सकती बिल्कुल है। स्ट्रेट तो और बहुत बहुत ही सही शब्दों में आंसर दे दिया जो आपकी समझ है। विनय जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि दिल्ली में भी अब इसकी चर्चा हो रही है। योगेंद्र यादव जैसे पुराने सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि 15 सीटों का नुकसान एनडीए को होने जा रहा है। बीजेपी को कम होगा लेकिन जेडीयू को ज्यादा हो रहा है, एलजेपी-आर को ज्यादा हो रहा है। 15 सीटों का नुकसान आप कैसे देख रहे हैं बिहार में? नहीं, पहले तो 15 वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो अभी 1 जून को जिसका चुनाव 8 सीट में, उसमें 3 सीट बुरी तरह से फंसा हुआ है एनडीए के लिए। एक बक्सर की सीट, एक काराकाट की सीट और जहानाबाद, ये तीनों सीट बुरी तरह फंसा हुआ। और तीनों में कहीं न कहीं अगर देखिएगा अगर सही ढंग से, तो कहीं न कहीं लगता है कि एज मिलता हुआ आरजेडी के पक्ष में है। और इसके अलावा जो 5 सीटें बचती है उसमें 2 सीटें फिर फंसा हुआ है, उसमें कुछ भी हो सकता है। पाटलिपुत्रा की सीट और आरा की बची हुई जो 3 सीट है उसमें ही एनडीए को बढ़त लगता है, जैसे नालंदा की सीट, सासाराम की सीट और पटना साहिब की सीट। ये जो 1 जून को है उसके बारे में करीब करीब यही समीकरण दिखाई पड़ रहा है अभी आज के तारीख में। अब 1 तारीख को वोटिंग होगा, हो सकता है बदल जाए। आरा में आरके सिंह को एज है, यदि मेरा व्यक्तिगत राय पूछे पंकज जी, हो सकता है सिंह ने बहुत बेहतरीन काम उन्होंने वहां पे करवाया। ऋषि जी आप भी पुराने आदमी हैं, काम पर अगर वोट होने लगे तब तो नरेंद्र मोदी को हारना ही नहीं चाहिए भाई। जो इतना सीट मेहनत करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को, तो जितना काम उन्होंने किया तब तो फिर बैठे बैठे तो काम पर हम लोग बहुत नेता को हारते देखे। और लालू जी तो मेरे सामने रघुवंश बाबू को कहे, जब रघुवंश बाबू 96 में मंत्री थे और पशुपालन मंत्री थे, तो और गर्भाधान के लिए चाहते थे कि बिहार के गायों का नस्ल सुधारा जाए और गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जाए, तो उन्होंने मेरे सामने रघुवंश बाबू को कहा था, अरे काम से वोट नहीं मिलता है रघुवंश बाबू, समीकरण से वोट मिलता है। तो काम ठीक है, लेकिन जातिगत समीकरण और फिर जो लोकल मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, इस पर भी चुनाव होता है। ठीक है, काम पर भी लोग जीतते हैं, लेकिन बहुत लोगों को हम काम करने के बाद भी हारते देखे हैं। तो ये अपना, और जो बिहार की बात आप कर रहे हैं, जहां 40 आरा की जो कह रहे हैं, तो हम उनकी बात से असहमत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत क्लोज कंटेस्ट में चला गया। पटना पाटलिपुत्रा की सीट और आरा की सीट बहुत क्लोज कंटेस्ट। उसका कारण हम बता देते हैं। उसका कारण ये है कि जो माकपा माले के कैंडिडेट हैं वो बनिया जाति से, बनिया बीजेपी का कोर वोटर है, तो बनिया वोटर शिफ्ट कर गया। और कुशवाहा कहीं ना कहीं अभी उधर झुकाव आरजेडी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। माले का वो ग्राउंड है, वहां माले एक बार पहले जीत चुका है, ठीक है, बहुत साफ सुथरा छवि है, लेकिन कार्यकर्ताओं में ये भी बात जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, भाई आपकी ईमानदारी से हमको क्या मिलेगा, कहीं न कहीं ये भी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, आज ही मेरी बात एक बड़े नेता से हो रही थी, तो हम कह रहे थे कि भाई कहीं न कहीं जो आपके कार्यकर्ता है उनको लगा कि हमको जो सत्ता प्राप्ति हुई उसके बाद हमारी तो पूछ घट गई, हमको तो कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक उदाहरण से हम अपनी बात स्पष्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पहले एमपी का कोटा होता था, 2-2 फिर 5-5 एमपी कोटा, तो उस कोटे में कौन बच्चे, किसके बच्चे जाते थे भाई? अभी जब कोटा ये कांग्रेस के राज में शुरू किया गया था, और ये डीपी यादव शुरू कराए थे, जब डीपी यादव 71 में डिप्टी मिनिस्टर थे एजुकेशन के, तो उन्होंने शुरू कराया था। और एक बिहार के बड़े नेता थे शंकर दयाल सिंह, वो उस समय कोडरमा से सांसद बने थे, तो उन्होंने, उनके बेटे का एडमिशन होना था, तो कोडरमा शंकर दयाल बाबू की पत्नी डीपी यादव से एक दिन कही कि मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो। रंजन कुमार सिंह बाद में पत्रकार भी बने, बड़े पत्रकार देश के हैं और आज भी बहुत चर्चित पत्रकार है, तो उनका एडमिशन उनकी मां ने कहा तो डीपी यादव ने कोटा बना दिया कि एमपी का कोटा होगा और 2 आदमी का जहां चाहेगा एडमिशन हो जाएगा। अब उस कोटे में कोटा समाप्त कर दिया। आज अगर वो कोटा रहता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बाल बच्चे का एडमिशन होता ना भाई। कार्यकर्ता जो काम करता है उसको क्या मिलता है?
अगर हम कोई कार्यकर्ता है और हम कोई अपने रिलेटिव के बेटा का एडमिशन करा दिए तो घर में, समाज में भी मेरी प्रतिष्ठा रहती है, परिवार में भी कि भाई इन्होंने तो की प्रतिष्ठा होती। तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जो होना चाहिए, मुझे लगता है, और इसका भी असर हम कई जगह देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आरा में यही स्थिति है। और अब पूरे बिहार की जब आप बात कर रहे हैं तो बिहार में निश्चित रूप से हमको लगता है 10 सीट ऐसी है जहां बहुत क्लोज फाइट है। आपने बता दिया 10 सीट है, बड़ी क्लोज फाइट है, ये विनय कुमार जी कह रहे हैं। और जहां तक सवाल है ऋषि जी का, कह रहे हैं 20 सीट है, बड़ा क्लोज फाइट है। डॉक्टर संजय, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ नामचीन सेफोलॉजिस्ट 15 सीट 20 सीट दे रहे हैं। बिहार में आपको कैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है? क्लोज फाइट होना एक अलग बात है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, लेकिन मैं आपसे सवाल यही पूछना चाह रहा हूं कि कितनी सीटों पर आप क्लोज फाइट देख रहे हैं? और अगर सीटें देने की बात हो तो एक लमसम आप कितना सीट मानते हैं कि तेजस्वी यादव जीत ही लेंगे? मैं सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बिहार में सिंगल हैंडेडली विपक्ष का कैंपेन तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में लिया हुआ था। देखिए, इस समय चुनाव में बहुत सारे लोगों के हाथों में सोशल कैलकुलेटर होता है, कुछ लोगों के हाथ में पॉलिटिकल कैलकुलेटर होता है, कुछ लोगों के हाथ में इलेक्शन का कैलकुलेटर होता है। मेरे पास किसी तरह का कैलकुलेटर नहीं, लेकिन हाँ, मैं जमीन पर रहता हूं और जमीनी सच्चाई को मैं समझता हूं कि लोग क्या बोलते हैं, वो मैसेज उनका क्या है। तो चूंकि लोगों के बीच में रहने की वजह से जो मेरी अपनी समझ है, हो सकता है कि मेरी समझ कम हो और लोगों की समझ बहुत अधिक हो, तो मेरी जो अपनी समझ है उसमें 5 से 6 सीट लगता है कि तेजस्वी यादव जीत लेंगे। 3 से 4 सीट विपक्ष को भी लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो या निर्दलीय हो या वाम दल हो, उनके हिस्से में आ जाएगी। तो 30 और 10 जो मेरी अपनी समझ है कि 30 एनडीए के खाते में आना चाहिए और 10 सीट आना चाहिए महागठबंधन के खाते में। ये मेरी अपनी समझ है। 15-20 का कैलकुलेशन लोग लगा रहे हैं तो उनका अपना गणित होगा, हर का अपना मैथमेटिक्स होता है, सोचने का और समझने का एंगल भी अलग अलग होता है। नहीं, आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत साफ साफ जवाब दिया और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस तरह का जवाब देंगे। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि मुझे लगता है बिहार की जनता जरूर जानना चाहेगी। वो सवाल यह है कि 3 निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई कि वो इस बार जीतेंगे कि क्या होगा, एक पप्पू यादव, दूसरे पवन सिंह और तीसरा हिना साहब, तीनों में से आप किसको जीतते हुए देख रहे हैं? डॉक्टर संजय, विनय जी आ रहा हूं मैं आपके पास। तीनों में से किसको जीतते हुए देख रहे हैं, या तीनों को जीतते देख रहे हैं, या तीनों में किसी को जीतते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, पप्पू यादव को थोड़ा हम एज दे रहे हैं कि पप्पू यादव ने लड़ाई को बिल्कुल आमने सामने कर दिया है कि संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव हो गया है और बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। ये तो तेजस्वी ने मंच से भी बोला कि अगर आप मुझे वोट नहीं करेंगे तो आप किसे वोट करेंगे, उसके तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। तो पप्पू यादव, हिना साहब, शुरू में इनको एज मिल रहा था, शुरू में लग रहा था कि हिना साहब बेहतर कर जाएंगी और जिस तरह से सारे रंग हमारे हैं, सवर्णों का समर्थन मिल रहा था। हिना साहब गजराज का पूजा कर रही थी, नवरात्र में बच्चियों को खाना खिला रही थी, लेकिन बाद में जाते जाते चीजें थोड़ा डाइल्यूट हुई और विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनको मैं मानता हूं कि 51 और हिना साहब को 49, लेकिन हिना साहब कंटेस्ट में हैं। जो समझ है, बाहर का जो सैंपल सर्वे है। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। काराकाट का क्या कहेंगे आप? इन्हीं काराकाट में पवन सिंह, भीड़ चाहे जितनी इनकी सभाओं में हो जाए या इनके रोड शो में हो जाए या जैसे भी, अब तो चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, लेकिन काराकाट में पवन सिंह
60 से 70 हजार वोट ले आ पाएंगे। चलिए इससे अधिक विनय जी ये सवाल आपके लिए भी है। नहीं, मुझे तो लगता है कि तीनों निर्दलीय में शायद ही कोई जीत पाएंगे। बहुत ठीक बड़ी है, बात कह रहे हैं संजय जी आप, ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं संजय आप। जी जी हाँ। संजय जी ठीक कह रहे हैं कि ये सिवान में 51, 49, हिना साहब को 49, लेकिन जो मेरे पास सूचना है, उस सूचना के अनुसार पूर्णिया में जो मेरे पास है खबर, उसमें एज में लोग बता रहे हैं कि जदयू आ गया है वहां पर। और जो उम्मीदवार हैं वो आप समझ जान लीजिए 2014 में भी जीते थे, जब जनता दल यूनाइटेड केवल 2 सीट बिहार में जीत पाई थी, और उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे और केवल 2 सीट, एक नालंदा की सीट, एक पूर्णिया की सीट। इसका मतलब क्या है कि वो उनका अपना जनाधार भी वहां है, और कहीं न कहीं यही काम, और जो इधर नहीं, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास भी यह जानकारी है कि जो काम आरजेडी ने पप्पू यादव के लिए पूर्णिया में किया, वही काम आरजेडी ने हिना साहब के लिए सिवान में किया कि पप्पू यादव को नहीं जिताओ, भले ही जेडीयू को जिता दो। इसी तरीके से सिवान में हुआ कि हिना साहब को मत जिताओ, भले ही जेडीयू को जिता दो। तो आपके हिसाब से आप तीनों को जीतता हुआ नहीं देख रहे हैं। विनय जी आपने ये बात कह दिया। ऋषि जी आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी तैयार है और बहुत क्विक आंसर चाहूंगा। देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यदि मुझसे पूछेंगे तो नंबर 1 पे पप्पू यादव है, नंबर 2 पे हिना साहब है, नंबर 3 पे पवन सिंह है। लेकिन पवन सिंह काराकाट में किसी न किसी उम्मीदवार को, किसी न उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सक्षम होंगे यदि 1 लाख से अधिक मत उनको मिलता है। और मुझे लगता है कि जो सिनेरियो बन रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि 1 लाख या 1 लाख से अधिक वोट पवन सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। और जहां तक पूर्णिया की बात है, एकदम नेट टू नेट फाइट है। 10,000, 20,000, 30,000 के मार्जिन में डिसाइड होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। पप्पू यादव के लिए माइनस पॉइंट ये है कि लास्ट 2 दिनों में जो वहां डेवलपमेंट हुए, तेजस्वी यादव के गाड़ी पे काफिला पे हमला हुआ, इन तमाम चीजों से कुछ न कुछ नुकसान पप्पू यादव को हुआ है। नहीं तो पप्पू यादव को शुरुआती दौर में बढ़त था और ठीक ठाक बढ़त था, लेकिन संतोष कुशवाहा के लिए रहा आसान नहीं है। और चलिए आपने जवाब दे दिया। एक सवाल और क्विक में लेना चाहूंगा। मुझे लगता है जनता यह जानना चाहेगी, लालू प्रसाद की दोनों बेटी चुनाव जीत रही है, दोनों में एक चुनाव जीत रही है, या दोनों चुनाव हार रही है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संजय, आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, वो नेक टू नेक फाइट है और बड़ा क्लोज कंटेस्ट में है। सारण में तो बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है और नहीं कहा जा सकता है कि वो रोहिणी जीतेंगी कि रूढ़ी जी जीतेंगे, क्योंकि जो रोहिणी जी के साथ जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम थंपिंग मेजोरिटी से जीत रहे हैं चुनाव। वहीं रूढ़ी जी के साथ जो लोग रह रहे हैं, जो कैलकुलेशन कल मैं एक एनालिसिस में भी था, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं रूढ़ी जी के पक्ष में। लेकिन स्थिति है कि नेक टू नेक फाइट में है। और मैं फिर कह रहा हूं पाटलिपुत्रा के बारे में कि यहाँ पर रामकृपाल यादव को एज मिलते हुए दिख रहा है, तो रोहिणी आचार्य जीत सकती हैं छपरा की सीट, जो जिसकी संभावना दिख रही है। लेकिन पाटलिपुत्रा की सीट में एनडीए का, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि रामकृपाल जी को, क्योंकि मैं विक्रम में था, पाली में मैं था, मैं नौबतपुर में था, वहां के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, तो मैं उन क्षेत्रों को समझा, वहां के लोगों से बात किया, तो रामकृपाल यादव को एज मिलते हुए हमको पाटलिपुत्रा में फिर एक बार दिख रहा है। चलिए मैं यही सवाल विनय जी आपसे लेना चाहूंगा। अगर संजय जी के जो लोग हैं, अगर पाटलिपुत्रा में रामकृपाल जी को वोट दे देंगे तो जरूर रामकृपाल जी जीत जाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन खतरा है कि वो वोट अभी मिल नहीं रहा है उनको, जो हम लोगों के पास सूचना है। और जहां तक सारण का सवाल है, तो मेरे पास जो सूचना है उसमें हम एज दे रहे हैं रोहिणी को। अच्छा, आप एज दे रहे हैं रोहिणी को, मतलब आप लेकिन ये बात सही है, वहां संजय जी का कहना सही है कि बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन जो हमारी बातचीत कुछ लोगों से हो रही है, तो उन लोगों का बताना, जो लोकल पत्रकार है हम लोगों को तो उन्हीं से बात होती है, और कुछ जो वहां काम करने वाले लोग हैं, तो वो कहते हैं कि
थोड़ा सा सिंपैथी है रोहिणी के प्रति, जो उन्होंने किडनी दान किया अपने फादर के हाँ, लिए। तो महिलाओं ने ये बात पब्लिक वो आदर्श बेटी के रूप में देखी जा रही है। हाँ, ऋषि हाँ, जी आप और क्या इसका- कहेंगे एक लाइन और में? नहीं, इसका असर सभी जाति धर्म के लोगों में है, न केवल मैंने ऊंची जाति की भी। ऋषि जी आप बच्चे क्या और कहेंगे? एक लाइन में पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहिणी आचार्य जीत रही हैं, लेकिन वहां भी कांटे की लड़ाई है। ये नहीं है कि लाख 1.5 लाख का मार्जिन होगा, 50,000 के अंदर में ही डिसाइड होंगे। जहां तक पाटलिपुत्रा का है, संजय जी ने जो कहा, लालू यादव ने रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र को एक्टिव कर दिया है, रंजन यादव भी वहां एक्टिव है, और लेफ्ट के 2 विधायक है, ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, कुशवाहा समाज के तमाम नेताओं को वहां पे एक्टिव किया गया है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि पाटलिपुत्रा भी पाटलिपुत्रा में राजद कंफर्ट पोजीशन में है। मुझे लगता है कि ठीक है, कम मार्जिन से, लेकिन चुनाव वहां मीसा भारती चुनाव जीतती हुई दिख रही है। जी चलिए, मेरे मन में और भी बहुत सवाल है, लेकिन चूंकि अब समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, मेरे मन में अगला सवाल यही था, किसी केंद्रीय मंत्री को हारते हुए देख रहे हैं? अगर एक एक लाइन में जवाब दे सकें तो दे दीजिए। नित्यानंद राय हारते हुए दिख रहे हैं हमें। गिरिराज सिंह के विरुद्ध भी क्लोज फाइट है, और नित्यानंद राय ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव हारेंगे, क्योंकि कुशवाहा और यादवों का वोट उनको ठीक ठाक 19 की तुलना में नहीं मिला है। विनय जी आप क्या कहते हैं? मेरे समझ से खतरा नित्यानंद राय और आर.के. सिंह दोनों पर है। गिरिराज सिंह कंफर्टेबली जीत रहे, जो मेरे पास सूचना है। चलिए, आप क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? बड़ी बात कही आपने विनय जी। डॉक्टर संजय आप क्या कह रहे हैं? नहीं, उजियारपुर की सीट फंसी हुई है नित्यानंद राय की, और आलोक मेहता को कुशवाहा समाज ने बिल्कुल गोलबंद होकर के वोटिंग कर दिया है, जबकि यादव वोट फ्रैक्चर्ड हो गया है उजियारपुर में। तो एक केंद्रीय मंत्री की सीट अगर फंसी हुई दिख रही है, वो उजियारपुर दिख रही है, नित्यानंद राय की सीट। लेकिन आपको बता दें कि उनके समर्थक बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम कुछ ना कुछ वोट से जरूर जीत रहे हैं। आप लोग कहते रहिए, लेकिन हम जीत रहे हैं। और जहां तक सवाल है गिरिराज सिंह का, तो गिरिराज सिंह को लेकर के माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन गिरिराज सिंह चुनाव जीत रहे हैं। ललन सिंह भी चुनाव जीत रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी है, मैं खुद घूमा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, माहौल बहुत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फाइनली ये दोनों नेता, जो मुझे समझ में आया कि ये दोनों नेता जीत रहे हैं। हाँ, उजियारपुर में लड़ाई बड़ी अच्छी है, लेकिन आप उनके समर्थक से पूछिए, जो नित्यानंद राय के समर्थक हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत रहे हैं। बहरहाल परिणाम जो भी हो, 4 जून को पता चलेगा। समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। ऋषि जी माफ करिएगा, ऑलरेडी पार कर चुके हैं, इसलिए आप सब लोग का धन्यवाद करना होगा। डॉक्टर संजय कुमार आपका, विनय कुमार आपका, ऋषि मिश्रा जी आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।